हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज का जो ये हमारा वीडियो है वो पार्ट 1 के चैप्टर 2 का सेकेंड वीडियो है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट वीडियो का लिंक दिया हुआ है, उसे देखिए। और फर्स्ट वीडियो में हमने मेनली जो पढ़ा था वो मौर्यन एम्पायर, महाजनपदा और जो उस समय के सोर्सेस हैं जिसके बेसिस पे जो 6th सेंचुरी BC से लेकर 6th सेंचुरी AD का पूरा हिस्ट्री को मतलब लिखा गया है, उसके जो इम्पोर्टेंट सोर्सेस हैं उसके बारे में हमने बात किया है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। और मौर्यन एम्पायर जो है इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो उस वीडियो को आप ज़रूर जाइए और ज़रूर जाके देखिए। तो आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि किस तरीके से मौर्यन एम्पायर जो था वो पूरे मतलब उसकी जो पूरी ज्योग्राफी किस तरीके की थी, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था उस समय का, उसके किस तरीके से वो डिफरेंट पार्ट्स में बटा हुआ था, फिर उसकी सेना कैसे थी, उस समय के सोर्सेस क्या क्या थे, अशोक के इंस्क्रिप्शन के बारे में हमने पढ़ा, किस तरीके से अशोक का इंस्क्रिप्शन जो ब्राह्मी लिपि किस तरीके से डिसाइफर हुआ, खरोष्टी लिपि किस तरीके से डिसाइफर हुआ। तो ये सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया। अब आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि मौर्यन एम्पायर के बाद कौन कौन से एम्पायर आए और उस दौरान जो पूरा वो टाइम पीरियड है 6th सेंचुरी BC से लेकर 6th सेंचुरी AD तक का, उस वक्त जो किंगशिप था वो किस तरीके का था, सोसाइटी कैसी थी, या फिर राजा और प्रजा के बीच के रिलेशन कैसे थे। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं इस चीज़ से। और सबसे एक बात और मैं आप लोगों से वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात और बता देना चाहती हूँ, मतलब आप लोगों से रिक्वेस्ट कर लेना चाहती हूँ कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि अगर आपका ये जो थोड़ा सा छोटा छोटा जो एफ़र्ट होता है वो हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसे लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मौर्य एम्पायर इतना बड़ा जो एम्पायर था वो ख़त्म कैसे हो गया। और बहुत छोटा मतलब कम टाइम पीरियड, मतलब 150 साल के आसपास ही पूरा जो मौर्यन एम्पायर का जो टाइम पीरियड था वो 150 वर्ष के आसपास उसका पूरा का टाइम ड्यूरेशन जो था। उसमें मेन राजा तीन ही थे, चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार और अशोका। और अशोक के बाद जो पूरा साम्राज्य था वो काफ़ी कमज़ोर होने लगा था। और हम देखते हैं कि जो अशोक के जितने भी जो भी पुत्र थे जिनके बीच ये जो मतलब उसके उत्तराधिकारी थे वो उतने ताकतवर नहीं थे कि उस इतने बड़े साम्राज्य को वो संभाल पाते। और जिसकी वजह से साम्राज्य था वो पूरा साम्राज्य वो टुकड़ों में बट गया। और एक टाइम ऐसा आया कि जो अशोक के ही एक पुत्र जो कि पाटलिपुत्र में जिनका शासन था, जिनके हिस्से में पाटलिपुत्र आया था, उनको उन्हीं के सेनापति ने पूरे सेना के सामने उनकी हत्या कर दी और ख़ुद को राजा घोषित कर लिया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि राजा जो था वो एडमिनिस्ट्रेशन से किस तरीके से खुद को काट लिया था। मतलब उसकी कोई पकड़ ही नहीं थी अपने एडमिनिस्ट्रेशन पे, अपनी सेना पे उसकी कोई पकड़ ही नहीं थी। तभी तो एक उसका सेनापति उसकी पूरी सेना के सामने उसकी हत्या कर देता है और ख़ुद को राजा घोषित करता है। तो इस तरीके से मौर्यन एम्पायर का खात्मा जो है वो बहुत जल्दी हो जाता है। मौर्य एम्पायर के डिक्लाइन के बाद बहुत सारे छोटे छोटे एम्पायर अलग अलग हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में हमें देखने को मिलता है। जहाँ साउथ में हमें चोला राजा का जिक्र मिलता है, पांड्या का, चेरा का जिक्र मिलता है। वहीं यहाँ पे आपको सेंट्रल इंडिया और वेस्टर्न इंडिया में हमें सातवाहन का जिक्र मिलता है। फिर इसके अलावा शक शासक थे जो कि सेंट्रल एशिया से लेकर वेस्टर्न इंडिया तक उनका पूरा शासन था। इसके बाद आपको कुषाण वंश का शासन होता है, उनका भी सेंट्रल एशिया से उनकी जो मतलब उनका जो मेन रूट था वो सेंट्रल एशिया था। और सेंट्रल एशिया से पूरा नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के बीच में पूरा उनका शासन था। तो ये सारे छोटे छोटे राजा मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइन के बाद छोटे छोटे राजा जो है वो छोटे छोटे राज्य इस तरीके से उभर के आए थे। अब क्योंकि इसके बाद साउथ, जैसे अभी तक हम क्या देखते हैं कि पाटलिपुत्र पॉलिटिकल सेंटर हुआ करता था और पाटलिपुत्र एक इतने बड़े साम्राज्य की राजधानी थी।
तो कमोवेश जो पॉलिटिकल एक्टिविटी थी वो कहीं पाटलिपुत्र के जरिए ही नियंत्रित हो रही थी। लेकिन अब क्या जो पावर का सेंटर है वो अलग अलग जगहों पे बहुत ही डिसेंट्रलाइज हो गया था। साउथ एक नया पावर सेंटर बन के उभरा था, और साउथ में जो चोला पांड्या और ये थे चेरा साम्राज्य थे, और इनका जिक्र जो है संगम साहित्य एक जो साउथ इंडिया की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लिटरेरी सोर्स है। जैसे कि आप नॉर्थ इंडिया में आप देख रहे हैं कि अर्थशास्त्र है या फिर बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, जैन टेक्स्ट है, उसी तरीके से साउथ की हिस्ट्री को जानने के लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो लिटरेरी सोर्सेस है वो है शिल्पाधिकरण। शिल्पाधिकरण में हमें चोला इन सब जो तीनों राज्य थे, चोल, पांड्या और चेरा का जिक्र मिलता है। शिल्पाधिकरण में इन सारे राजाओं का जिक्र है, इनके राज्यों का जिक्र है, फिर इनका एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से था, इनकी ज्योग्राफी किस, ये सारी चीज़ें हमें शिल्पाधिकरण में हमें इन सब जो संगम लिटरेचर था, संगम लिटरेचर के अंदर शिल्पाधिकरण जो था वो वन ऑफ द मेन इम्पॉर्टेंट बुक था, जिसमें इन सारे राज्य और राजाओं का जिक्र हमें मिलता है। मौर्य के बाद जो कुछ राज्य जो जिनका अपना एक प्रभाव था, जिनका हिस्ट्री में एक मतलब जिनका जिक्र करना ज़रूरी है, और जो कि आपकी किताब में जिनका वर्णन भी किया गया है, जिनके शामिल भी किया गया, उसमें एक थे शक राजा। शक जो थे वो सेंट्रल एशिया के थे, और उनका जो पूरा साम्राज्य था वो सेंट्रल एशिया से लेके और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के बीच था, और ये भी अपने आप में एक उस वक्त के एक पावरफुल शासक माने जाते थे। और इनकी जीनियोलॉजी मतलब वो कहाँ के थे, किस वंश के थे, ये सब हमें नहीं पता कि उनका ओरिजिन क्या था, वो किसी राज परिवार से थे या किसी के सामंत के थे। तो इस तरह की कोई हमें एक्चुअली इस समय के जितने भी राजा जो भी राजवंश हमें मिला है उनका कोई बहुत ग्रेट जीनियोलॉजी नहीं, उनका कोई बहुत ग्रेट मतलब ऐसा नहीं था किसी बहुत बड़े पॉलिटिकल फैमिली से आते थे, बल्कि एक साधारण जैसे कि जो लोकल चीफ हुआ करते थे, वही धीरे धीरे करके अपने आप को इतना पावरफुल उन्होंने कर लिया कि वो एक राज्य के रूप में, एक राजा के रूप में उभर के आए। तो शक जो थे वो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में उनका शासन था, और इनका सोशल ओरिजिन क्या था इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है। इसके बाद जो दूसरा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट राजवंश था वो था कुषाण का। कुषाण का भी जो थे वो सेंट्रल एशिया से ही आते थे, और उनका जो शासनकाल था वो मेनली 100 BC से लेके 100 CE के बीच में था। और कुषाणों की दो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कुषाण के समय की है। एक तो है कि कुषाण पहले शासक थे जिन्होंने सोने का सिक्का जारी किया, और उनके समय के जो सोने के सिक्के थे वो काफ़ी मतलब प्योर सोना जो था वो काफ़ी प्योर होता था, और उसके डिज़ाइंस भी बड़े अच्छे होते थे, और उसमें राजा की आकृति बनी होती थी, राजा का नाम लिखा होता था। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि कुषाण के जो सिक्के थे, कुषाण काल के जो सिक्के थे उस पर जो खरोष्टी लिपि लिखी हुई थी वही सबसे बड़ा एक सहायक सिद्ध हुआ खरोष्टी लिपि के डिसाइफर में। तो उसमें ग्रीक लिपि में भी राजा का नाम लिखा होता था और खरोष्टी लिपि में भी लिखा होता था, और जिसकी वजह से जो जेम्स प्रिंसेप थे उन्होंने खरोष्टी लिपि उसके बीच के संबंध को मतलब कनेक्शन को आइडेंटिफाई किया, और उसके बाद उन्होंने खरोष्टी लिपि डिसाइफर किया था। तो जो एक मेन चीज़ें कुषाण के समय की है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि एग्जाम में आ सकता है वो सोने का सिक्का सबसे पहले इंडिया में कुषाण शासकों ने ही जारी किया था, और इनके जो सिक्के थे वो मेनली जो रोमन एम्पायर के सिक्कों से काफ़ी हद तक प्रभावित था। इसके अलावा 8 मूर्तियाँ, कुषाण शासकों की बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हमें मिली हैं, जो कि मथुरा के पास एक जगह है जहाँ पे वो एक मंदिर मतलब एक रिलीजियस प्लेस है, वहाँ पे कुषाणों के उस रिलीजियस प्लेस में कुषाण शासकों की मूर्तियाँ मिली हैं, और बहुत ही एक आदमकद बहुत बड़ी मूर्ति मिली है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कुषाण के टाइम के लिए। और तीसरा जो एक और चीज़ जो कुषाण के समय के लिए है कि इनके जो इतिहास को समझने के लिए हमें ये तो है कि मूर्तियाँ तो हैं, फिर सिक्के हैं, और इंस्क्रिप्शन वगैरह भी काफ़ी है जिसके ज़रिए हम इनके इतिहास को समझना और जान सकते हैं। अब एक और चीज़ जो कुषाण शासक के समय में एक चीज़ जो हमें देखने को मिली कि अब ये जो भी राजा थे
क्योंकि मौर्य एम्पायर के बाद जो भी ये छोटे छोटे राजा थे वो कहीं ना कहीं वो लोकल चीफ हुआ करते थे, लोकल मतलब ज़मींदार टाइप के कुछ होते थे, और उन्होंने ही अपने आप को पावरफुल बना के राजा तक लेके गए, मतलब खुद को राजा उन्होंने बनाया। अब जब ऐसी स्थिति आती है तो ऐसे सिचुएशन में अक्सर, मतलब आप आगे चल के भी जब मेडिवल इंडिया की भी हिस्ट्री पढ़ेंगे तब भी, कि जब भी कोई एक साधारण बैकग्राउंड का आदमी जब खुद को राजा घोषित करता है तो प्रजा की नज़र में खुद को महान साबित करने के लिए, खुद को प्रजा से अलग साबित करने के लिए वो अपने आप को किसी बड़ी चीज़ों से जोड़ने की कोशिश करता है। तो ये लोग क्या, जैसे कि आप इसमें अशोक ने खुद को क्या बोला, देवा नाम प्रिय, मतलब देवताओं का प्रिय, उन्होंने देवताओं का प्रिय उपाधि हासिल लिया। कुषाण के समय में हम क्या देखते हैं कि कुषाण राजा जो थे उन्होंने एक उपाधि धारण की, देवपुत्र की उपाधि धारण की, मतलब कि वो अब खुद को देवताओं का पुत्र मानते, मतलब सन ऑफ गॉड खुद को मानते थे। तो ये एक डिफरेंस जो किंगशिप में जो एक डिफरेंस था वो हमें कुषाण के टाइम में आकर देखने को मिल रहा है। मतलब कि एक जो डिविनिटी, एक गॉड लाइक फिगर, खुद को भगवान के जैसा, खुद को गॉड के जैसा एस्टेब्लिश करने की जो एक परंपरा की शुरुआत हुई वो कुषाणों के समय से हुई थी। फिर हम देखते हैं कि 4th सेंचुरी एडी में गुप्ता साम्राज्य का उदय होता है। गुप्त साम्राज्य, मौर्य के बाद जो सबसे बड़ा साम्राज्य अगर कोई था तो वो था गुप्त साम्राज्य, और इसके 3-4 मेन राजा होते थे। आपके बुक में बहुत डिटेल में इसका नहीं दिया हुआ है, सिर्फ समुद्रगुप्त का दिया हुआ है। तो 3-4 जो मेन राजा थे वो चंद्रगुप्त प्रथम था, चंद्रगुप्त द्वितीय था, समुद्रगुप्त था और एक और स्कंदगुप्त। ये 4 मेन राजा थे, और इनके टाइम में बहुत सारे, इनके टाइम में भी इवन समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है, इतना बड़ा इसका साम्राज्य था। लेकिन जो एक मेन डिफरेंस था गुप्ता साम्राज्य और मौर्य साम्राज्य के बीच में, वो ये था कि जैसे मौर्य साम्राज्य के अंदर क्या था ना, कि जो भी मौर्य के जो भी टेरिटरी थी वो उनके डायरेक्ट कंट्रोल में थी। लेकिन गुप्त काल में क्या था कि डायरेक्ट कंट्रोल में बहुत छोटा सा एरिया जो था वो डायरेक्ट कंट्रोल में था। बाकी वो क्या करते थे कि लोगों को जीतते थे और उसको अपने अधीन बनाते थे, और वहाँ पे उसको फिर छोड़ देते थे कि ठीक है तुम अब अपना शासन करो, लेकिन तुम मेरी अधीनता स्वीकार करो और मुझे टैक्स देते रहो। तो उन्होंने ये एक परिपाटी की शुरुआत की थी, और जिसकी ऐसा मतलब जो उस वक्त का जो भी हमें इतिहास मिलता है उसमें ये देखा गया है कि गुप्त काल जो है, मौर्य के बाद गुप्ता पीरियड का जो साम्राज्य है वो बहुत ही बड़ा साम्राज्य, बहुत ही विशाल साम्राज्य है। आपकी किताब में जो गुप्त पीरियड का एक जो सबसे मेन चीज़ बताई गई है वो है हरिसेन का प्रयाग प्रशस्ति। अब इस वक्त के क्या क्या चेंजेज आए, अब जैसे कि पीछे हमने बताया कि किंगशिप में किस तरीके से खुद को डिवाइन पावर के रूप में इस्टेब्लिश करने की जो कोशिश राजाओं ने की, कि अशोक ने खुद को बोला देवताओं का प्रिय, कुषाण ने बोला नहीं मैं तो देवताओं का पुत्र हूँ, मतलब सन ऑफ गॉड हूँ। वहीं जब हम गुप्ता पीरियड में आते हैं और प्रयाग प्रशस्ति का जब हम अध्ययन करते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि गुप्त राजा जो समुद्रगुप्त था उसकी तुलना देवताओं से की गई है। अब उसमें क्या लिखा हुआ है कि उसमें प्रयाग प्रशस्ति के बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे हो सकता है कि कोई छोटा सा आंसर 2 नंबर का सवाल आ सकता है कि प्रयाग प्रशस्ति के बारे में लिखिए। तो इसको लिखा है हरिसेन ने, जो कि एक दरबारी था, समुद्रगुप्त का एक दरबारी था, और ये संस्कृत में लिखा हुआ है। ये जो अभिलेख है वो संस्कृत में लिखा हुआ है, और ये इलाहाबाद जो कि अब प्रयाग कहलाता है, तो उस वक्त भी प्रयाग कहलाता था, इसलिए इसको प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है। तो प्रयाग में यह मिला है, और इसमें कहा गया है समुद्रगुप्त के बारे में कहा गया है कि मतलब क्योंकि ये समुद्रगुप्त के सम्मान में ही यह पूरी प्रशस्ति लिखी गई है, तो इसमें कहा गया है कि धन में यह कुबेर के समान है। ये वरुण जो कि समुद्र के देवता, गॉड ऑफ ओशन, वरुण के समान है। और फिर है इंद्र देवता, गॉड ऑफ रेन यानी कि वर्षा के देवता इंद्र के समान है, और मृत्यु के देवता यम के समान है। तो इनको यम और इंद्र, कुबेर और वरुण, इन देवताओं से समुद्रगुप्त की तुलना की गई है। तो पहले तो देवताओं के प्रिय थे, फिर देवपुत्र आए, और अब खुद को देवताओं के समान इन्होंने घोषित किया। अब गुप्ता पीरियड के बारे में जो भी हम पढ़ते हैं वो
उसका मतलब मेन क्या सोर्सेस हैं जो कि गुप्त पीरियड को जानने और समझने के लिए हमारे लिए हेल्पफुल होता है। तो उस वक्त के बहुत, क्योंकि गुप्त काल को इंडियन हिस्ट्री में गोल्डन पीरियड कहा जाता है, क्योंकि उस वक्त लिटरेचर में, आर्ट एंड कल्चर में और फिर इकोनॉमी में, इन सब चीज़ों में और इतना ज़्यादा मतलब डेवलपमेंट हुआ था, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था। जितने भी टेक्स्ट थे, मतलब कि आप ऋग्वेद ले लो, अर्थशास्त्र, जितने भी पुराने महाभारत, रामायण, जितने भी पुराने किताबें थी जो कि अभी तक ओरल ट्रेडिशन या फिर मैन्युस्क्रिप्ट के जरिए किसी तरीके से वो आ रहा था, अब इसका पूरी की पूरी तरीके से इसको लिखने की जो एक परंपरा की शुरुआत हुई वो गुप्त काल में शुरू हुई। तो सारी किताबों को लिखा गया। उसके बाद इनका जो चंद्रगुप्त द्वितीय का जो राज दरबार था, उसमें उनके नवरत्न हुआ करते थे, जिसमें जो सारे एक से एक विद्वान थे। कालिदास थे, वो भी गुप्त पीरियड में चंद्रगुप्त द्वितीय के ही दरबारी कवि थे। फिर इस साइंस में बहुत सारा काम हुआ। और फिर इसके बाद इस वक्त की इकोनॉमी बहुत अच्छी थी, क्योंकि हम इस वक्त देखते हैं कि सोने का सिक्का बहुत बड़े लेवल पे इन्होंने इसको सोने का सिक्का जारी किया। फिर चांदी का सिक्का जारी किया। इनके सोने के सिक्के पे राजा की भी जैसे कि कुषाण पीरियड में हम देखते हैं राजा की तस्वीर होती है, उसी तरीके से इनके टाइम में भी सोने के सिक्के पे राजा का नाम लिखा होता था और उनकी तस्वीर बनी होती थी। एक और जो खासियत गुप्त पीरियड के सिक्कों में जो सिक्के थे उसमें है, ये सब चीज़ें आपकी किताब में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ, क्योंकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास नॉलेज होगा तो आपके कॉन्सेप्ट उतने ही ज़्यादा क्लियर होंगे, क्योंकि एक मोटी मोटी चीज़ें जो है वो आपको जाननी ज़रूरी है। तो इनके सिक्के में क्या है, कुमार देवी, उनके राजा के साथ साथ रानी का भी नाम उसमें लिखा हुआ है। तो ऐसा माना जाता है कि उस वक्त की जो रानियाँ थी, जो गुप्त पीरियड में जो रानियाँ थी, वो काफ़ी, इसका मतलब पावरफुल थी और उनका पॉलिटिक्स में काफ़ी इन्वॉल्वमेंट था, तभी तो उनके सिक्के पे रानियों का नाम लिखा हुआ था। और एक चीज़ और माना जाता है कि जो चंद्रगुप्त प्रथम थे, उन्होंने वैशाली की जो एक राजकुमारी थी उसके साथ विवाह किया, और फिर जिसकी वजह से उनका जो साम्राज्य था उसको बढ़ाने में उनको काफ़ी हेल्प मिला। तो जो उस समय के जो सोर्सेस हैं वो आपके सिक्के हो गए, इंस्क्रिप्शन हो गया, बुक्स हो गया, और फिर इसके अलावा हाँ, ये सारी तीन चीज़ मेन जो है वो ये तीनों चीज़ें थी। तो ये आपका गुप्ता काल का पूरा एक इतिहास है। अब आगे हम बात करते हैं कि उस वक्त जो आम जनता थी, जो गांव में रहती थी, जो कि राजधानी में नहीं रहती थी, जो शहरों में नहीं रहती, उनकी स्थिति क्या थी। क्योंकि अभी जो भी इंस्क्रिप्शन मिले हैं या फिर जो भी आपका जो भी अर्थशास्त्र या फिर बाकी जो प्रशस्ति मिली है या सिक्के मिले हैं, उससे हमें राजा के जीवन के बारे में तो पता चल रहा है, उस समय के प्रशासन के बारे में पता चल रहा है, उस वक्त के जो राजकाज था, जो बड़े लोग थे, उनके सिक्कों से उन सब चीज़ों के बारे में पता चल रहा है। लेकिन आम जनता के बारे में हमें कुछ भी पता, इन सब चीज़ों से हमें आम जनता के बारे में पता नहीं चलता, क्योंकि इन इंस्क्रिप्शन में आम जनता की तरफ की कोई कहानी इसमें लिखी हुई नहीं है। तो इसके लिए हमें इतिहासकारों ने क्या रास्ता अपनाया कि उस वक्त दो जो मेन टेक्स्ट हैं जो कि जिसमें मेनली कहानियाँ लिखी हुई थी, जातक कथा और पंचतंत्र, जो कि बुद्धिस्ट पंचतंत्र कहानियों का संग्रह है, और जातक कथा जो है वो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ टेक्स्ट है और पाली भाषा में लिखा हुआ है। तो उसमें कुछ कहानियाँ इस तरीके से हैं जिससे हमें उस वक्त की जनता का जीवन कैसा था उसका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये जो किताबें हैं, जातक कथा और पंचतंत्र, पाली भाषा में लिखी हुई हैं, और अभी तक ये इनको मतलब लिखने की परंपरा अभी तक, मतलब कि क्योंकि गुप्ता पीरियड में आके हम देख रहे हैं कि लिखने की परंपरा शुरू होती है, तो ये ओरल ट्रेडिशन के जरिए एक आदमी से दूसरे आदमी को सुनाया जा रहा है। तो इसलिए ऐसा माना जाता है कि इसमें काफ़ी हद तक जो लोकल लोग होंगे या फिर उनके जीवन का कुछ ना कुछ इसमें झलक इसमें ज़रूर होगी, उसका कुछ ना कुछ इसमें पुट ज़रूर होगा कि मतलब उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ ना कुछ चीज़ें इसमें ज़रूर शामिल होगी, क्योंकि ये जनरेशन टू जनरेशन सुनाया जा रहा था। तो जातक कथा की एक कहानी है, और जिसमें ऐसा कहा गया है कि राजा जो है वो वेश बदलकर
एक अपनी प्रजा से मिलने जाता है, एक गांव में जाता है और राजा के बारे में लोगों से पूछता है कि बताओ कि तुम्हारा राजा कैसा है। तो प्रजा बोलती है कि राजा कैसा है। तो प्रजा राजा की काफ़ी बुराई करती है कि इतना टैक्स लेता है मेरे से, दिन में हमें जो राजा के जो अधिकारी हैं वो आके लूटते हैं और रात में जो है वो डाकू जो है वो आके लूटता है। तो हमारा जीवन तो बहुत ही परेशानी में, हम जो भी उपजाते हैं वो राजा को दे देते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारी प्रजा है अपना गांव और अपना घर बार छोड़कर जंगल में जाके बस जाती है। तो इससे हमें पता चलता है कि उस समय का जो भी उस समय की जो प्रजा थी वो काफ़ी त्रस्त थी अपने राजा के जो आर्थिक ज़रूरतें थी उसको पूरा करते करते ये लोग परेशान हो रखे थे। और राजा की आर्थिक ज़रूरतें भी बहुत बड़ी थी, क्योंकि एक बड़ा सा इतने मतलब बड़े जब साम्राज्य का उदय होता है, एक उनका अपना कैपिटल है, राज्य भवन है, तो उन सब के खर्चे हो गए, सेना के ऊपर खर्चा हो गया, प्रशासन के ऊपर खर्चा होगा। तो इन सब चीज़ों का और आमदनी का जरिया मेनली जो आमदनी का जरिया था वो कृषि ही था। कृषि में के जरिए ही जो टैक्स वसूला जाता था उसी से राजकाज का सारा खर्चा निकलता था। हालांकि ट्रेड एंड कॉमर्स भी था, लेकिन वो उस लेवल पे नहीं था जिस लेवल पे कृषि था। तो उस समय की जनता जो थी वो काफ़ी परेशान थी और वो राजा को मतलब कि वो अपने राजा के लिए वो उनके मन में कोई बहुत अच्छी सोच नहीं थी। और तो इससे उस राजा को पता चलता है कि मतलब कि प्रजा की स्थिति क्या है। तो ये एक रेफरेंस है, कहानी के जरिए एक रेफरेंस मिलता है जिससे हमें उस समय के आम जनता के जीवन के बारे में कुछ थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है। अब जब खर्चे बढ़ रहे थे तो सिर्फ जो ट्रेडिशनल तरीका था उससे तो जो उपज हो रही थी उससे तो कुछ होना जाना था नहीं। तो प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए, तो इसके लिए भी काफ़ी टेक्नोलॉजी में चेंजेस किया जा रहा था। और इसमें हम देखते हैं कि हर लेवल पे कोशिश की जा रही थी कि जो एग्रीकल्चर है उसका प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, ताकि जनता भी अपने लेवल पे कोशिश करती थी, क्योंकि जो राजा की तरफ से डिमांड आता था उसको पूरा करना था और अपनी ज़रूरतों को भी पूरा करना था। तो राजा और प्रजा दोनों मिलकर ये कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए ताकि राजकाज के जो खर्चे हैं वो भी निकल पाएँ और जनता की जो ज़रूरतें हैं वो उसको भी पूरा किया जा सके। कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस उस वक्त किया गया था, जैसे कि हम एक देखते हैं कि 6th सेंचुरी BC में हल में लोहे का जो एक फावड़ा होता है वो लगाया गया, जिससे क्या हुआ कि ज़मीन में ज़्यादा नीचे तक हो जाता था और ज़मीन जो है वो और ज़्यादा फर्टाइल होने लगी और उपज जो है वो बढ़ने लगा। इसके बाद दूसरी चीज़ें थी वो आपका जो पैडी ट्रांसप्लांटेशन वाला जो पद्धति थी उसको अपनाई गई मतलब टेक्निक, जैसे कि पहले बीज डाला गया, फिर जो पौधे निकले, फिर पौधे को निकालकर फिर उसकी रोपनी की गई, उसको प्लांट ट्रांसप्लांटेशन कहा गया। तो वो भी अपनाया गया। और इसके अलावा होग एग्रीकल्चर को भी नॉर्थ ईस्ट में जो और सेंट्रल पार्ट जो था वहाँ पे होग एग्रीकल्चर को अपनाया गया। फिर आपके NCERT की किताब में एक पैसेज है, पैसेज नंबर सोर्सेस 5 है। इसमें है कि सुदर्शन लेक इन गुजरात, उसके बारे में लिखा हुआ है कि किस तरीके से अलग अलग टाइम पे उस लेक जो सुदर्शन लेक एक आर्टिफिशियल लेक था जो गुजरात में था, और अलग अलग टाइम पे किस तरीके से वो डिस्ट्रॉय हो जाता था, उसकी जो बांधें थी वो टूट जाती थी या फिर नेचुरल क्लाइमेटी आती थी उसमें बर्बाद हो जाता था। तो जो लोकल लेवल पे जो इन्फ्लुएंशियल लोग थे वो किस तरीके से उसका वो करते हैं, उसको मरम्मत करवाते हैं टाइम टू टाइम। तो ये इसका पूरा का पूरा एक सोर्स 5 में इसका दिया गया। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हो सकता है इसमें भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ सके, तो इसको भी आपको पूरे ध्यान से आपको इसको पढ़ना है। एक और जो पैसेज है जो कि इम्पॉर्टेंट है वो है सोर्स 3, और उसमें ये दिया हुआ है जैसा कि हमने बोला कि मतलब ये जो ये छोटे छोटे राज्य उभर के आ रहे थे वो उनका कोई मतलब साम्राज्य वाला कॉन्सेप्ट नहीं था। जो मौर्य साम्राज्य में जो कॉन्सेप्ट था या जो गुप्ता साम्राज्य में कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट नहीं था, बल्कि ये एक चीफ थे और ये जो मतलब उस एरिया के चीफ हुआ करते थे। और ये कोई हेरिडिटरी पोस्ट नहीं होता था, बल्कि जो भी वहाँ का पावरफुल आदमी है, जो भी इन्फ्लुएंशियल आदमी है, वो उस पोजीशन को उन्होंने हासिल किया। फिर आगे चल के भले ही वो एक मतलब कि हेरिडिटरी पोस्ट बन गया, लेकिन उस वक्त स्टार्टिंग इसका जो हुआ था वो इस तरीके से नहीं हुआ था। तो एक जो सोर्स जो है इम्पॉर्टेंट है वो है आपका पांड्या चीफ सेनगुट्टू विजिट फॉरेस्ट। जब वो मतलब फॉरेस्ट जाता है तो किस तरीके से जो फॉरेस्ट में रहने वाले, जंगल में रहने वाले आदिवासी लोग होते हैं वो उनको गिफ्ट देता है। तो इससे ये हमें समझ में आता है कि
जो राजा था, ये जो छोटे छोटे पांड्या या चोला या जो चेरा या फिर इस वाकाट, ये राजा जो थे ये टैक्स नहीं ले रहे थे, बल्कि जो आम जनता थी वो खुद अपनी मर्जी से इन लोगों को गिफ्ट के रूप में दिया करती थी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ था जिसको मैं सोची कि आपको शेयर कर दूँ। समुद्रगुप्त के बारे में मैंने आपको बता दिया। प्रयाग प्रशस्ति इम्पॉर्टेंट है, सुदर्शन लेक जो है वो इम्पॉर्टेंट है। रूरल सोसाइटी का हमने बता दिया कि किस तरीके से जातक कथा और पंचतंत्र में जो है वो रूरल सोसाइटी के बारे में, कहानियों के जरिए हम रूरल सोसाइटी के बारे में पता करते हैं। और इस वक्त एक और चीज़ जो हमें समझ में आती है कि गांव में जो भी मतलब गांव था वहाँ पे एक ग्रुप ऐसा उभर रहा था, जैसे कि उभर रहा था जो कि पावरफुल था, जो कि इन्फ्लुएंशियल था, और उसके लिए हमें इसमें टर्म एक यूज किया गया है, वो है गृहपति। गृहपति जो है वो ये भी एक पाली वर्ड है, क्योंकि जैसे कि पाली और प्राकृत में जनरली रा शब्द नहीं मिलता है, तो गृहपति की जगह गृहपति शब्द यूज हुआ है। और ये भी एक तरीके का पद हो सकता है, और ऐसा माना जाता है कि जो लोकल, जो गांव का जो मुखिया, जैसे आजकल जो मुखिया टाइप का जो व्यक्ति होते हैं, तो उस वक्त के जो लोग उसमें होंगे उनको गृहपति कहा जाता था। इनके मतलब कि ये एक लैंड होल्डर्स, बहुत जिनके पास बहुत लैंड होता होगा, जो लोगों की झगड़ों को सुलझाते होंगे, जो वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को देखते होंगे, तो ऐसे लोगों को गृहपति कहा जाता था। और वो एक तरीके से लोकल विलेज हेडमैन की तरह काम करते थे। एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है वो है वेल्लालर। वेल्लालर ये मेनली जो थे वो संगम लिटरेचर में इस वर्ड का इस्तेमाल आता है, वेल्लालर। वेल्लालर इसको भी आप एक लिख लीजिए। और फिर है प्लाउमैन और उजावर। और ये जो थे, और दूसरा है फिर स्लेव या अधिमई। तो 3 टर्म यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। एक हो गया वेल्लालर, जो लार्ज लैंड होल्डर थे वो वेल्लालर थे। फिर प्लाउमैन जो थे, प्लाउमैन मतलब कि जो किसानी करता होगा जो व्यक्ति, उसको मतलब कि एक तो हुआ कि खेत है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मैं खेत में हल लेके निकल गया, बल्कि मेरे पास बहुत सारे लोग हैं जो कि हमारे लिए काम कर रहे हैं, जो हमारे खेत जोत रहे हैं, या फिर जिनको हमने ज़मीन दे दी, अब वो हमारे लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोग शायद होंगे, उनको वो प्लाउमैन थे, तो उनको कहा जाता था उजावर बोला जाता था। और तीसरा हो गया स्लेव, जो कि स्लेव तो आप समझ ही रहे हैं, जो वहाँ रहते होंगे, जिनको मतलब जो बिना किसी सैलरी के वहाँ पे लैंड होल्डर्स के पास, लैंडलॉर्ड्स के पास रहते होंगे और उनके लिए काम करते होंगे, और उसके बदले उनका जो गुजर बसर होता होगा वो जो लैंडलॉर्ड्स थे वो उसकी सारी जिम्मेदारी उठाते होंगे। एक और इम्पॉर्टेंट सोर्स है वो है सोर्स 6 है। और इसमें अब देखिए कि इस वक्त तक लैंड कितना इम्पॉर्टेंट हो गया था, और लैंड क्योंकि कृषि मेन सोर्स ऑफ इनकम था, जो मेन ट्रेड मतलब कि जो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू था वो कृषि था, तो ज़मीन जो थी वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो गई थी। और कृषि का विस्तार भी हो रहा था, कृषि का विकास भी हो रहा था, अलग अलग टेक्नोलॉजी आ रही थी, तो उपज भी बढ़ रहा था, तो ज़मीन जो थी वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो चुकी थी। तो मनुस्मृति में एक सोर्स 6 में ये चीज़ दिया हुआ है कि मनुस्मृति में लिखा गया है कि जो भी ज़मीनें थी उसमें बाउंड्री बनाया जाए, ताकि इसका मतलब बाउंड्री बना जाए, इसका मतलब है कि ज़मीन को लेकर काफ़ी झगड़े झंझट शुरू हो चुके थे, इसलिए वहाँ पे बाउंड्री की किस तरीके से बाउंड्री हो सकती है कि राख डाल दो, फिर कुछ पौधा लगाना या फिर कुछ उसको ऊंचा करके वो कर देना। तो डिफरेंट तरीके बताए गए हैं कि 2 ऑनर्स की जो ज़मीनें थी उनके बीच में एक बाउंड्री बना दिया जाए, ताकि किसी भी तरह के डिस्प्यूट्स जो है वो उसको अवॉइड किया जा सके। तो ये थी आपकी लैंड बाउंड्री से रिलेटेड। एक दूसरा सोर्स है सोर्स 7। इसमें हर्षचरित का एक पैसेज दिया हुआ है, और इसमें हर्षचरित जो कि गुप्ता पीरियड के बाद एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट पावरफुल किंग हुआ करता था, हर्षवर्धन, उनकी यह बायोग्राफी है। और इसमें दिया ये किताब जो है वो संस्कृत में लिखी गई है, और इसको लिखा है वान भट्ट ने। ये भी एक इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में या फिर हो सकता है MCQ में पूछ जाए कि हर्षचरित्र किसकी बायोग्राफी है, हर्षचरित्र को किसने लिखा, हर्षचरित्र का लैंग्वेज क्या है, तो संस्कृत में लिखा गया था, वान भट्ट ने इसको लिखा था। हर्षवर्धन की ये बायोग्राफी है। इसमें उस वक्त के एग्रीकल्चर के बारे में इसमें काफ़ी कुछ लिखा हुआ है कि किस तरीके से लोग एग्रीकल्चर किया करते
थे, या फिर जब राजा अपने राज्य के आउटस्कर्ट में जाता था तो जो लोग थे वो उतर के आते थे, उस राजा के पास आते थे और उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट लेके आते थे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो राजा को एक गिफ्ट देने की जो परंपरा थी वो इस वक्त काफ़ी प्रचलित थी। फिर आगे हम देखते हैं, आगे का जो टॉपिक है वो लैंड ग्रांट्स है और न्यू रूरल एलीट हो गया। अब लैंड ग्रांट्स जो था वो लैंड जो ग्रांट मेनली हो जाता था वो मेनली क्षत्रिय जो लोग थे, राज परिवार के लोग थे या फिर बड़े बड़े जमींदार थे, वो लैंड ग्रांट करते थे। और लैंड ग्रांट किसको किया जाता था? ब्राह्मणों को दिया जाता था, या फिर कोई रिलीजियस प्लेस है जैसे मंदिर हो गया, मठ हो गया, तो उसको वो दान दिया जाता है। और मेनली जो लैंड ग्रांट्स की जो जितने भी मैक्सिमम जो हमें सोर्सेस मिले हैं उसमें जो मेल होता था वही ग्रांट करने वाला होता था। लेकिन एकमात्र ऐसा हमें सोर्स मिला है जिसमें कि हमने देखा है कि प्रभावती गुप्त नाम की एक लेडी थी जो कि वाकाटक राज्य की रानी थी। उन्होंने लैंड ग्रांट किया। और क्योंकि उस वक्त क्योंकि हमारे जो हिंदू टेक्स्ट हैं, जो हिंदू परंपराएं थी, उसमें जो संपत्ति का अधिकार होता था, जो का मालिकाना हक होता था, वो घर की महिलाओं को नहीं मिलता था, वो मेनली पुरुषों को ही दिया जाता था। और जो ज़मीनें होती थी वो पुरुषों के नाम पे होती थी। तो स्वाभाविक है, जब ज़मीन पुरुष के नाम पे है तो उसका दान भी पुरुष ही करेगा, कोई महिला नहीं करेगी। लेकिन एक एक्सेप्शन हमें मिलता है प्रभावती गुप्त के बारे में, जो कि जिन्होंने जिनके नाम से लैंड ग्रांट का एक हमें मिला है, इंस्क्रिप्शन मिला है। और प्रभावती गुप्त के बारे में भी यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको बता दें कि प्रभावती गुप्त जो थी वो वाकाटक राज्य की राजधानी थी। एक और राज्य था जो गुप्ता पीरियड के टाइम में ही एक छोटा सा राज्य था जहाँ की ये रानी थी। और ये गुप्त शासक की बेटी थी। तो ऐसा क्योंकि इनके पति की बहुत जल्दी मौत हो जाती है और इनका बेटा काफ़ी छोटा होता है। तो जब इनकी पति की मौत होती है तो ये सती, उस वक्त तक सती होने की परंपरा भी उस वक्त थी, तो ये सती हो जाना चाहती हैं अपने पति के साथ। लेकिन जो राजा थे, इनके पिता थे, वो जाते हैं वहाँ पे और अपनी बेटी को बचाते हैं। और ना सिर्फ बचाते हैं बल्कि उसको राजगद्दी पे अपने जो भी उनका नाती था उसको राजगद्दी पे बिठाते हैं और इनको अपनी बेटी प्रभावती को उसका गार्जियन नियुक्त करते हैं। तो ये एक एक्सेप्शन है जो कि एंशिएंट इंडिया में ऐसी बहुत कम हमें आपको ऐसे इंसिडेंट मिलेंगे जहाँ पे कि किसी लेडी के हाथ में पावर हो, जो अपनी बच्चे के बिहाफ पे या फिर अपने किसी भी अपने माइनर किंग के बिहाफ पे जो रूल की हो। लेकिन ये एकमात्र ऐसा हमें सोर्स मिलता है कि प्रभावती गुप्त ने अपने बेटे के बिहाफ पे उसके गार्जियन के रूप में शासन किया था और उन्होंने अपने नाम से लैंड डोनेट किया था। और इसका हमें इंस्क्रिप्शन में इसका हमें सोर्सेस मिलता है। अब आगे हम पढ़ते हैं ट्रेड एंड टाउन्स एंड ट्रेड। तो उस जैसा कि हमने पीछे भी पढ़ा कि मौर्यन काल में जो 5 उनके मेन सिटी जो थे वो ट्रेड रूट के ऊपर ही बसे हुए थे। जैसे पाटलिपुत्र हो गया, उज्जैनी हो गया, या फिर तक्षशिला है, या फिर उधर आपका तोशाली हो गया, या फिर इधर सुवर्णगिरी हो गया। तो ये सारे ट्रेड रूट के ऊपर बसे हुए थे। और उस वक्त ट्रेड काफ़ी फ्लोरिश था। हमें साउथ इंडिया में रोमन एम्पायर के सिक्के भी मिलते हैं और साउथ इंडिया से मसाले जो है वो बाहर जाता था, या फिर कॉटन का कपड़ा बाहर जाता था। और जो रोमन एम्पायर में ऐसा कहा जाता है कि रोमन एम्पायर में साउथ के जो स्पाइसेस थे वो वहाँ पे बहुत पसंद किए जाते थे। इसके अलावा भी वहाँ पे उस वक्त अब ट्रेड होता कैसे था, तो समुद्र के जरिए भी ट्रेड हो रहा था। सिल्क रूट का आपने नाम सुना होगा। सिल्क रूट जो था वो पूरा का पूरा एक हिमालयन का पूरा रेंज होते हुए चाइना से पूरा ऐसे करके सेंट्रल एशिया और ये इस तरीके से इंडिया तक वो फैला हुआ था। फिर नदी के जरिए भी ट्रेड होता था। फिर जो लोकल लेवल पे भी बहुत सारे सड़कें बनाई गई थी, उनसे होता था। बैलगाड़ी के जरिए ट्रेड होता था। तो ट्रेड उस वक्त ट्रेड काफ़ी फ्लोरिश था। और कृषि के बाद ट्रेड और कॉमर्स जो था वो आमदनी का वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स हुआ करता था। अब किन किन चीज़ों को का व्यापार किया जाता था। अब ट्रेडर जाते कैसे थे, तो या तो मैक्सिमम जो ट्रेड जो होता था वो लोग जो भी व्यापारी होते थे वो कारवां के जरिए जाते थे। मतलब इकट्ठा, आपने फिल्मों में देखा होगा
कि एक मतलब बैलगाड़ी से पूरा का पूरा कारवां निकलता था और उसमें वो सामान अपना भरते, जो भी सामान होता था उसको भरते थे, फिर एक जगह से दूसरी जगह उसको बेचते थे, फिर वहाँ से वो सामान खरीदते थे, फिर उसको इधर ला के बेचते थे। इस तरीके से वो पूरा कारवां वाला सिस्टम उस वक्त ट्रेड का था। एक वर्ड जो मिला है जो इम्पॉर्टेंट है वो है मासातुआ। ये एक तमिल वर्ड है और उसके बाद जिसका तमिल वर्ड है जिसको व्यापारी के लिए, मर्चेंट जो है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता था। सेट्टी और साथा वाहस प्राकृत वर्ड है, मतलब तमिल वर्ड है। मासातुआ तमिल वर्ड है जो कि मर्चेंट के लिए इस्तेमाल किया गया है। दूसरा वर्ड है सेट्टीज एंड साथावाहास, ये है प्राकृत वर्ड, ये भी मर्चेंट के लिए इस्तेमाल किया गया। अब उस वक्त क्या क्या चीज़ें ट्रेड की जाती थी, तो सॉल्ट था, ग्रेन था, क्लोथ्स था, मेटल था, आयरन और मतलब जो भी मेटल्स और था, फिर उसके बाद फिनिश्ड प्रोडक्ट जो भी हुआ करता था, फिर स्टोन होते था, फिर लकड़ियाँ थी, फिर मेडिसिनल प्लांट्स थे, फिर स्पाइसेस थे। ये सारी चीज़ें जो है इनका काफ़ी डिमांड था। अब ये आप एक आराम इसको नोट डाउन कीजिए क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सॉल्ट, ग्रेन, क्लोथ, मेटल ओर्स एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट, स्टोन, टिम्बर एंड मेडिसिनल प्लांट्स एंड स्पाइसेस, ये सारे जो प्रोडक्ट्स थे उनका हाई डिमांड था। रोमन एम्पायर का मैंने बताया कि स्पाइसेस का काफ़ी डिमांड हुआ करता था और टेक्सटाइल और मेडिसिनल प्लांट्स का अरेबियन सी के जरिए मेडिटेरेनियन सी के पास जो भी कंट्रीज़ थी वहाँ पे जाया करता था टेक्सटाइल और मेडिसिनल प्लांट्स। अब हम कॉइन्स की बात करते हैं और अगला जो आपका है कॉइन्स एंड किंग्स। तो पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि जो सबसे अर्लीस्ट कॉइन था वो था पंचमार्क कॉइन। तो पंचमार्क कॉइन जो था वो मेनली आपका तांबे का या फिर चांदी का होता था। फिर इसके बाद सोने का सिक्का, हमें बताया कि सोने का सिक्का कुषाण के टाइम में पहली बार सोने का सिक्का जारी किया गया, फिर गुप्ता पीरियड में भी सोने का सिक्का जारी किया गया और इसके ऊपर जो पंचमार्क कॉइन्स थे उसके ऊपर जो पंच होता था, मतलब कि जो एक मतलब उस पर एक निशान बनाया जाता था जिसके ज़रिए ये पता चलता था कि वो किसी राजा ने उसको जारी किया, क्योंकि लोकल लेवल पे जो व्यापारी होते थे वो भी सिक्का जारी करते थे, या शहर का कोई लैंडलॉर्ड होता था, मतलब अगर कोई लैंडलॉर्ड है तो वो भी सिक्का जारी करता था। तो उस पंच जो मार्क बना होता था उसके ज़रिए हमें पता चलता है कि वो किसके द्वारा जारी किया गया या किस क्षेत्र का वो सिक्का है। और सोने के सिक्के में हमने आपको बताया कि उस पर राजा की कुषाण काल में राजा की मूर्तियाँ चेहरे मतलब उनकी तस्वीर बनी होती थी, उनका नाम लिखा होता था। गुप्ता टाइम में भी ऐसी है कि राजा की का वो होता था ना की आकृति बनी होती थी, नाम लिखा हुआ होता था। रानी के भी नाम का भी जिक्र हुआ है। रोमन एम्पायर के बहुत सारे सिक्के हमें मिले हैं इधर आपके साउथ इंडिया में, लेकिन आगे चल के कुछ जब हम आगे बढ़ते हैं गुप्ता पीरियड के बाद तो फिर सिक्के मिलने कम हो गए हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि शायद रोमन एम्पायर उस समय तक ख़त्म हो चुका था, तो शायद ट्रेड एंड कॉमर्स जो था वो कम हो गया था, इसकी वजह से सिक्के नहीं मिले हैं। लेकिन इसके पीछे एक और जो रीज़न दिया जाता है हिस्टोरियंस के द्वारा कि ऐसा नहीं है कि ट्रेड एंड कॉमर्स कम हो गए थे, ट्रेड एंड कॉमर्स तो चल रहे थे, लेकिन क्योंकि वो सिक्के जो थे वो होर्ड करके मतलब इकट्ठा करके कहीं रखे हुए नहीं थे, बल्कि वो प्रचलन में थे, वो प्रचलन में थे, जिसकी वजह से वो कहीं पे हमें इकट्ठा मतलब कहीं पे जमा सिक्का हमें नहीं मिला है और छिटपुट हमें कहीं पे इधर उधर गिरा हुआ मिला है। तो इसका मतलब है कि ट्रेड कॉमर्स तो था, लेकिन क्योंकि वो प्रचलन सिक्के जो थे प्रचलन में थे, मतलब कि जब कोई भी चीज़ प्रचलन में होता है ना तो फिर जैसे कि मान लीजिए कि अगर राजा चेंज हुआ होगा तो सिक्के को गला के वो नए राजा के नाम से वो जारी हो गया होगा, तो इस तरह की कुछ चीज़ें हुई होंगी। तो अब सच्चाई क्या है पता नहीं, लेकिन इतना तो है कि गुप्ता पीरियड के बाद जो पूरा का पूरा एक साम्राज्य का कॉन्सेप्ट था वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया था। और साउथ इंडिया में हालांकि चोला एम्पायर हम देखते हैं कि काफ़ी पावरफुल हो चुका था, पांड्या जो थे वो भी काफ़ी पावरफुल हो चुके थे, लेकिन नॉर्थ इंडिया में जो एक अंतिम साम्राज्य की जो एक परिकल्पना थी, जो साम्राज्य की अवधारणा को लेते हुए अगर हम बोलते हैं कि अंतिम सबसे बड़ा शक्तिशाली साम्राज्य कौन सा था, तो वो निश्चय ही आपका गुप्ता एम्पायर जो था, वो गुप्ता किंग्स जो थे वो लास्ट मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट किंग हुआ करते थे।
और उसके बाद फिर उसके बाद की जो इतिहास है वो साउथ इंडिया का इतिहास होता है, जब चोल एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभर के आते हैं। तो ये इस चैप्टर में ये सारी चीज़ें थी। और इसके बाद जो आपका है इंस्क्रिप्शन के बारे में, जो कि मैंने पिछले वीडियो में ही बता दिया है। इसके बाद एक आपका टाइमलाइन दिया हुआ है, उसको भी आप अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि इसमें एक टाइमलाइन से भी हो सकता है कि मतलब एक बार आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो बहुत कुछ आपके समझ में आ जाएगा। बहुत सारे राजाओं के नाम हैं, उनका टाइम पीरियड इसमें दिया हुआ है, तो आप इसको आराम से देख के इसको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। और एक और लेक्चर इस पर मैं बनाऊंगी, जिसमें मैं मेनली जो टर्म्स हैं उस पर हम बात करेंगे, क्योंकि टर्म्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड में भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा, MCQ होगा, और CUET तो है ही, पूरी की पूरी आपका MCQ ही होगा। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि CUET के हिसाब से मैं आपको, क्योंकि बोर्ड के हिसाब से तो आपके स्कूल वाले भी आपको पढ़ा रहे होंगे, तो CUET मेन मेरा जो मोटिव है इसको ये पूरा लेक्चर शुरू करने का, कि CUET के हिसाब से मैं आपको पूरी तरीके से तैयार कर दूं, ताकि आप CUET में अच्छा स्कोर कर पाएँ और आप अपने मनपसंद का कॉलेज हासिल कर पाएँ। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 3 की, और क्योंकि चैप्टर 3 में महाभारत का काफ़ी रेफरेंस है, तो चैप्टर 3 की शुरुआत में करूंगी महाभारत से। पहले मैं आपको पूरी तरीके से महाभारत की कहानी बताऊंगी, उसके बाद इस चैप्टर में जो भी चीज़ें लिखी हुई वो बताऊंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है वीडियो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों यारों में भी शेयर कर दीजिए। चलिए तब तक।